नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी सेक्शन के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। अब तक हम लोगों ने 5-6 प्रश्न पत्रों को देख लिया है। आज का जो प्रश्न पत्र है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है, अगर आप देखें तो 2015 सीडीपी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 है। इसके पहले हम लोगों ने 2012, 2013 और 2014 के सभी प्रश्न पत्रों को देख लिया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पे जो पहला प्रश्न पत्र है क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो उत्तर आप आराम से निकाल लेंगे। सिंपल कह रहा है कि जो भी शिक्षार्थी हैं उनको जो ज्ञान अर्जन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं और उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेडों पर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें ग्रेडिंग पे नहीं जाना है, हमें मार्किंग पे नहीं जाना है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये देखिए हो सकता है, पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। फिर भी हम आगे ट्राई करते हैं, अगला देखते हैं। आगे है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। देखिए, अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना तो जरूरी नहीं है। जैसे कि जो अवधारणाएं हैं उसको याद करना, उसको लर्न करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनिश्चित करना शिक्षार्थी सब कुछ याद करे, ये भी नहीं है। तो ये दोनों तीनों निगेटिव हो जाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा। केवल सेकंड नंबर ऑप्शन ही क्लियर होगा। जो भी शिक्षक है वो हमेशा प्रयास करे कि हर एक विद्यार्थी सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करे। यही हमारा एनसीएफ भी कहता है और यही हमारा आरटीई और आपका एनईपी 2020 भी यही बात कहता है कि हर बच्चे एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो चीज़ों को सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीशीलता किसका संयोजन है। देखिए, अगर एक टीचर के लिए प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है या प्रतिभाशालीलता क्या होता है उसको हम जरा समझते हैं। इसके विषय में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ रेजुली। जोसेफ रेजुली ने क्या कहा था, उन्होंने बताया कि देखो, जो भी प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसके अंदर सबसे पहली चीज़ उच्च क्षमता होनी चाहिए या उच्च योग्यता होनी चाहिए। अब जो बच्चा जितना योग्य होगा, जितना क्षमता होगा, उतनी ही उसकी क्रिएटिविटी या आप कह लीजिए कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता ज़्यादा होगी। वो चीज़ों को अच्छे से सीखेगा, अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, दो ऑप्शन है, एक क्षमता और सृजनात्मकता यहाँ भी है, योग्यता और सृजनात्मकता यहाँ भी है। लेकिन लास्ट में उन्होंने बताया था कि बच्चे की कमिटमेंट हाई हो या आप कह लीजिए कि उसकी वचनबद्धता एकदम परफेक्ट हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जो भी बच्चा प्रतिभाशील होगा या जो भी बच्चा आप कह लीजिए कि प्रतिभाशाली होगा, उसके अंदर क्षमता भी सर्वाधिक होगी, यानी कि योग्यता भी सर्वाधिक होगी। उसके साथ साथ उसके अंदर क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्रिएटिविटी मतलब वो नई नई चीज़ों को सीखेगा, समझेगा, बनाएगा और साथ ही साथ जिस काम को कह देगा उसको ज़रूर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। बाकी अगर हम ध्यान दें, थर्ड नंबर गलत हो गया क्योंकि इसमें स्मरण शक्ति था। और उसके बाद इधर बात करें तो उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, यहाँ देखिए क्षमता लिखा है, यहाँ क्रिएटिविटी। अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको लास्ट में बार बार समझाया था कि बच्चे जो गलतियां करते हैं उसको गलत नहीं मानना है, उसको पॉजिटिव मानना है। अच्छा, गलतियां इंपॉर्टेंट है क्यों, वो समझते हैं हम। पहला, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए नहीं भैया, देखिए डांटना तो है ही नहीं। तो ये जो पहला नंबर ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये हो सकता है कुछ हद तक। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए नहीं, नहीं बच्चों को हटाना नहीं, ये भी गलत, निगेटिव वर्ड तो लेना ही नहीं है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत, ये भी गलत है। अभी पहले क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि निगेटिव आपको नहीं सोचना है, तो पास करना फेल करना ये विचार नहीं हो सकता। तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन, जरा इस पर गौर कीजिएगा आप। कह रहा है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कोई सवाल पूछा किसी भी सब्जेक्ट का,
अब बच्चा जब अपने से बताएगा तो गलती करता है मान लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा इस एरिया में कमज़ोर है या इस एरिया में उसकी समझ विकसित नहीं है, तो आप उसकी समझ विकसित करने के लिए काम करेंगे। उसकी समझ को बनाने के लिए आप अच्छे से कार्य करेंगे और ताकि बच्चा चीज़ों को समझे और सीखे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। दूसरी बात नहीं आगे कही बढ़ते गई हैं। है, यहाँ पे प्रेरणा है, तो तीनों गलत हो गए। मतलब कहने का ये है उसके अंदर क्षमता सर्वाधिक हो, क्रिएटिविटी हो और अपने कहे अनुसार या कह लीजिए कि अपने कमिटमेंट में वो एकदम क्लियर रहे कि हमको ये करना ही करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती हैं। अच्छा, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, मतलब बच्चा लिखने में गलती कर दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए उसको लिखना है बी, तो वो बी की जगह पे देखिए ये बी होता है, उस ऐसे लिख दे रहा है। सी ऐसे लिखा था तो ऐसे लिख दे रहा है। तो वो किस प्रकार की गलती कर रहा है या कैसे कर रहा है या वो ऐसा क्यों कर रहा है? अधिगम में असक्ता कारण, अधिगम में कठिनाई कारण, अधिगम में समस्या कारण, अधिगम में असुविधा के कारण। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैसे जो राइट आंसर है वो होगा अधिगम में असक्तता के कारण। असक्तता मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है या अधिगम में उसको विकार है, जिस वजह से वो ये गलती कर रहा है। अगर देखिए कठिनाई होती तो वो ये इतना ही क्यों सीख पाता। समस्या नहीं है, समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अधिगम में जो उसको असुविधा होगी उसको भी दूर कर सकते हैं, लेकिन उसको ये विकार है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से या उसको बार बार कराने से ही दूर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अधिगम में असक्तता के कारण बच्चा ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अच्छा, मतलब बच्चे का जो कह सकते हैं आप संवेग मतलब होता है उसके इमोशन के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, गलत बात है भाई। अध्यापक सहायता नहीं करेंगे, कैसे करेगा? कक्षा का नियंत्रित परिवेश नहीं, कक्षा का नियंत्रित परिवेश कभी नहीं होना चाहिए। बच्चा हमेशा ऐसे वातावरण में जहाँ वो खुश रहे। कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, ये भी नहीं है। अधिकारवादी मतलब जो है हम जो करें वही करो, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन देखिए, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश मतलब लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में क्या होता है? हर किसी को अधिकार होता है बोलने का, सोचने का, समझने का, निर्णय लेने का। तो सेम वही है, अगर एक कक्षा का आपका वातावरण प्रजातांत्रिक रहेगा तो बच्चे के इमोशंस और बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, मतलब एक आपको ऐसा परिवेश बनाना है ताकि बच्चे सीखें, लेकिन इसमें से आप कौन सा कार्य नहीं करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही बोला है। चलिए समझते हैं। पहला क्या कह रहा है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। लो, पहला ही गलत हो गया। आपको ऐसा कार्य नहीं बनाना है या ऐसी आपकी कार्य प्रणाली नहीं होनी चाहिए कि टीचर के अनुसार कार्य करे वो, क्योंकि बच्चों के लिए आप वातावरण बना रहे हैं तो बच्चों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप देख रहे हैं। बच्चा देखिए सुप्रीम पावर है, सीटेट में बच्चा हाई को अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। देखिए बच्चे को स्वीकार करना, राइट बात है। अध्यापक का सकारात्मक रूप पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे के प्रयास को स्वीकृति देनी चाहिए, मतलब बच्चा चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो, अगर उसने ट्राई किया है तो आप उसको अप्रिसिएट करेंगे। तो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे कहा है कि कौन सही नहीं है, तो पहला वाला ही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? देखिए जब भी लड़के लड़कियों की बात आएगी या जब भी आप कह लीजिए कि जेंडर की बात आएगी या लैंगिक की बात आएगी, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें वो कह रहा है कि अगर, देखिए यहाँ बोला है क्या सही है, मतलब आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है। सही नहीं है पूछता तो हम नेगेटिव ढूंढते, सही है पूछा है तो हम पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें लड़के और लड़कियों की समानता दिख रही हो या कहीं भेदभाव ना दिख रहा हो। चलिए पढ़ते हैं। पहला, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। बाकी हम अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों भैया, लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती? तो ये भी गलत हो गया। अगला, लड़कियों को घर के कामों में सहायता लड़कियों को
घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए लड़कियां घर के कामों में सहायता तो करती ही हैं, उनके लिए तो ये कॉमन सी बात है। लड़कों करे लड़के करे तो बराबर माना जाएगा ना आज के हमारे परिवेश में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट है, लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए, गलत बात है। ऐसा कौन है कि घर के बाहर लड़के करेंगे घर में लड़कियां करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जगह सब समान हो। तो हमारे यहाँ जो सोसाइटी चल रही है उसके अनुसार ये होना चाहिए कि लड़के भी घर के काम करें, लड़कियां तो करती ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमसे सही है पूछा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर जैसे कि प्रभावशाली अध्यापिका है या टीचर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। पहला है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। मतलब कह रहा है कि समूह में पढ़ाइए मत, हर एक बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए गलत है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समूह भी होना चाहिए व्यक्तिगत भी होना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछे जाने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना। कोई टीचर बीच में पढ़ाते समय आप पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है तो उसको कहे बट नालायक कह के क्या पूछ रहा है, लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में बने रहना, हाँ ये हो सकता है। पुस्तक से उत्तर ये गलत है, पुस्तक वाला उत्तर लिखना गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए ताकि हर एक बच्चे की अभिक्षमता या उसकी परेशानी के बारे में आपको पता रहे और आप क्वेश्चन को अच्छे से करा सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। देखिए आकलन की बात कर रहा है, दो तरह के आकलन होते हैं, एक होता था रचनात्मक, एक होता था योगात्मक। रचनात्मक आकलन मतलब जो हमेशा होता है, लगातार होता है। योगात्मक मतलब जो परीक्षा के अंत में होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, करे आकलन का कार्य नहीं है। अच्छा निगेटिव हमको ढूंढना है। पहला, परियोजना बनाना क्या कार्य नहीं है? है भाई, देखिए परियोजना बनाना कार्य है। अवलोकन ये भी कार्य है, जब आप अवलोकन करेंगे तभी तो जानेंगे कौन बच्चा कैसा है। खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न मतलब ओपन क्वेश्चन, जैसे आप उनसे पूछ लीजिए बेटा बताओ अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। इससे बच्चे की सोच का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, साथ ही साथ उसके विचारों का विकास होगा और वो अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो लेकिन जो इसमें हमसे पूछा है कार्य नहीं है, जरा थर्ड नंबर ऑप्शन में गौर कीजिए। योग्यता क्रम का निर्धारण, कभी भी बच्चे को आपको ग्रेडिंग नहीं देनी है, आगे पीछे नहीं बोलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करना है, कभी भी बच्चों को मार्किंग के आधार पे आपको चीज़ें डिफाइन नहीं करनी है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा है ना कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, क्या ये कार्य है? तो ये कार्य नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका कारण? देखिए मैंने आपको बताया था विकृत लिखावट, ये जो यहाँ पे जो 4-5 नाम दिए गए हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, मैंने आपको क्लास में एकदम अच्छे से समझाया था। अगर आपको अब ध्यान आ रहा होगा तो सभी के सभी ऑप्शन को आप आराम से एक एक करके निकाल ले जाएंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था लिखावट हो गया, जहाँ पेन चलाने की बात आएगी वहाँ पर अब इन सभी ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा डिसग्राफिया के बारे में, जब मैंने आपको बताया था ग्राफिया मतलब ग्राफ, और ग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो बगैर पेंसिल बगैर पेन की सहायता से बना ही नहीं सकते, तो उसका संबंध हुआ लिखावट से। तो इसका राइट आंसर यही है कि लिखावट की बात जब भी कहेगा तो डिसग्राफिया ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया की बात करें तो कैलकुलेशन था है, गणित हो गया, और डिसलेक्सिया की बात करें तो पठन में कमजोरी होती है या पठन में कमी होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को हम समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? पहले ध्यान रखिएगा, आप निगेटिव वर्ड खोजे रहिएगा, नहीं यही फंसाएगा। तो आपसे कह रहा है प्रभावित नहीं करता, आप ये बताइए क्या सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता? परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा। अब जरा आप गौर कीजिएगा, यहाँ आप फंसेंगे। देखिए ये और ये है, लेकिन हमारा राइट आंसर है सामाजिक अनुभव को प्रभावित नहीं करता। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आपको याद होगा तो पियाजे ने संज्ञानात्मक की बात कही थी, उन्होंने कहीं भी सामाजिकता की बात नहीं कही है। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था जरा बताइए तो? वो दिया था वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे सामाजिक है तो यहाँ पे वाइगोत्स्की तो है नहीं, यहाँ पे पियाजे हैं। तो पियाजे ने परिपक्वन, डेवलपमेंट बारे में, क्रियाकलाप एक्टिविटी के बारे में और लैंग्वेज के बारे में बात जरूर कही थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सोशल एक्सपीरियंस से या सामाजिक अनुभव से बच्चे सीखते हैं, इस विषय में उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12 नंबर देखते हैं,
इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? अच्छा, जो बुद्धि का त्रितंत्री सिद्धांत है उसमें बुद्धि का अभिप्राय क्या नहीं है, हमको वो पकड़ना है। चलिए पहला समझते हैं। केवल, लीजिए निगेटिव वर्ड आ गया ना, जहां निगेटिव वर्ड आया वही आंसर है, आपको कुछ करना ही नहीं, आगे बढ़ जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये अभिप्राय नहीं होता। केवल वर्ड आ गया तो आपको अन्य कोई देखना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित, देखिए नाराज तो कोई भी हो सकता है भाई, किसी का दिमाग खराब हो जाता है, ये तो आसान है। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और उस पे सही मात्रा में सही समय पे सही उद्देश्य के लिए अगर आप नाराज हो जाते हैं तो यह आसान नहीं है। ये किससे संबंधित है? देखिए जब भी नाराजगी की बात आएगा या मनोदशा की बात आएगी या अचानक गुस्से की बात आएगी तो उसका एक ही संबंध होता है, इमोशन से। जैसे आप कहते नहीं, अरे तुमको क्या कर दिया बेटा, तुम रोने लगे, बहुत इमोशनल हो, तो इमोशन संबंधित है जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोदशाओं पे या आप कह लीजिए कि अपने बातचीत से अगर वो जल्दी इमोशनल हो जाता है तो उसका संबंध सीधा सीधा संवेगात्मक विकास से होगा। ठीक है, जितना वो मेंटली कह लीजिए या संवेगी रूप से डेवलप रहेगा उतना ही वो इमोशनल कम होगा, या आप कह सकते हैं कि वो इमोशन में ज़्यादा नहीं जाएगा। और बाकी कुछ लोग होते हैं कुछ ही बातों पे रोने लगते हैं या कह लीजिए कुछ ही बातों पे उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको माना जाएगा संवेगात्मक रूप से विकसित नहीं है या कम विकसित है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? अधिगम में आकलन के लिए आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अच्छा, हम आकलन जो करते हैं वो किस लिए आवश्यक होता है, जरा समझिएगा ऑप्शंस को। पहला, जांच के लिए, अरे भाई जांच थोड़ी करना है, डॉक्टर थोड़ी आप हैं। प्रेरणा के लिए, हाँ ये हो सकता है, प्रेरित करने के लिए हो सकता है। पृथक्करण और श्रेणी, नहीं, पृथक्करण आपको बांटना नहीं है बच्चों को, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है ग्रेडिंग के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा, यानी कि उनको प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आकलन में अधिगम अति आवश्यक होता है। 15 नंबर, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जैसे हमने आपको कुछ बताया, अगर आपने उसको सीख लिया, समझ लिया, तो उसी को कहते हैं आपने आत्मसात कर लिया, आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसात का मतलब उसको आपने अपना लिया, कि अब ये हमको आ चुका है, हमको ये ऐसे समझना है। देखिए कोई, जैसे हम कुछ बता रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है और आपको लग गया कि नहीं नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप कोई प्रूफ ना देख लें, या जब तक हम आपको प्रूफ गूगल सर्च करके ना दिखा दें, तब तक आप उस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लगेगा नहीं नहीं गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। लेकिन हाँ, जब आपने कहीं देख लिया कि हम सच बोल रहे हैं तो आप उस बात को मान लेंगे, यानी कि अपना लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न समझते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ से भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत है। आप ही बताइए, हम सब लोग दिमाग रूप से अलग हैं, प्रेरित रूप से अलग हैं, हमारे हम सब की रुचियां अलग अलग हैं, ये सब क्या होता है? इसमें हम लोग कहते हैं देखो भाई सबकी अलग अलग सोच है और सब अलग अलग से रहते हैं। तो यही तो है व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक प्राणी एक दूसरे से अलग अलग होता है। किसी की सोच अलग होती है, किसी का चेहरा अलग होता है, किसी का कह लीजिए कल्पना शक्ति अलग होती है, किसी की बुद्धि अलग होती है, किसी की रुचि अलग होती है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई पढ़ने में अच्छा है, सबकी अलग अलग रुचि है। तो व्यक्तिक भिन्नता से संबंध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। 17 नंबर, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। देखिए जब भी साथ साथ आएगा, एक साथ पढ़ना, मिल के पढ़ना, सभी समूहों के साथ पढ़ना, दिव्यांग बच्चों को साथ मिला के पढ़ाना, तो सबका संबंध केवल होता है समावेशी शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको केवल आपको देख के उसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ धीरे धीरे आपको डेवलप कर लेनी है। वहाँ अगर आप ऑप्शन पढ़ने पे जाएंगे ना तो अब विषय मतलब कि पगला जाएंगे कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, कौन सा मारे। तो कुछ क्वेश्चन पर एकदम क्लियर कट रही है। ठीक है, समावेशी शिक्षा। अगला है आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स किस मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यार देखो गांव में शेर आ गया,
तो हम इसको कैसे पकड़े? सब बताएंगे जाल ले लो, पुलिस बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसमें से कोई एक ऐसा आएगा जो एकदम परफेक्ट तरीके बता देता है, मान लीजिए कि उससे एक बार में शेर भी पकड़ा जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। तो उसी को हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपके बॉक्स में सभी प्रकार के रिंच रखे हुए हैं कि ये नट खोलना है, वो नट खोलना है, ये नट खोलना है। मान लीजिए कोई ऐसा आ गया जो खुल ही नहीं रहा है, तो उसको खोलने के लिए कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, वही है आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीकों पे सोचना और उनमें से कोई एक बेस्ट तरीका निकालना जो एकदम नया हो, जो कभी हुआ ना हो, उसी को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और अब आपको याद होगा कि हम एक 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 पॉइंट पे, एक तथ्य पे बहुत सारे तरीकों से सोचते हैं, उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, जैसे मान लीजिए अगर ये समस्या हमारे पास है तो इसको हम बहुत सारे तरीकों, जैसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इससे 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 इससे, तो इसी को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। एक समस्या को कई सारे तरीकों से सॉल्व कर लेना क्या होता है? अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर हम बात करें अभिसारी चिंतन की, तो देखिए अभिसारी जो चिंतन होता है इसी का जस्ट उल्टा होता है। कैसे होता है हम समझाते हैं, देखिए इसी का जस्ट उल्टा होता है। देखिए मान लीजिए जैसे आपके पास अगर मान लीजिए ये समस्या है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये समस्या है, तो इसको सॉल्व करने का केवल और केवल मात्र एक ही तरीका हो और दूसरा तरीका हो ही ना, या उसका आंसर फिक्स हो, तो उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो अपसारी है। जब आप बहुत सारे तरीकों को सोचेंगे तभी तो आंसर निकाल पाएंगे एक बेस्ट आंसर। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 19 नंबर। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, आकलन करने के लिए, आकलन करने से हम उनकी किस अंतर्दृष्टि को विकसित कर सकते हैं उसको हम समझते हैं आगे। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना, गलत बात, निगेटिव तो हमको लेना ही नहीं है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, बिल्कुल सही बात है। जब भी जो भी शिक्षण विधाएं हों, जो भी शिक्षण तरीके हों, उसमें हमेशा 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 इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे हों, जो भी सीखने वाले लोग हों, उनको बच्चों के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, या बच्चों के अनुसार ही जो भी जहाँ भी आवश्यकता हो परिवर्तन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड देखिए लिखा है प्रतिभाशाली कमजोर को अलग करना, नहीं, गलत बात है। बच्चों की पहचान करना, जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना, ये भी गलत बात है। अलग तो बिल्कुल करना ही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम अनुभवों को सुगम नहीं बनाता? निगेटिव, और देखिए इसमें डार्क भी किया है, नहीं बनाता, आपको निगेटिव वाला ही खोजना है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु को केवल याद करना। मिल गया ना, निगेटिव वाला पूछा था, निगेटिव वाला करके आंसर निकल जाइए, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्या नहीं करना चाहिए? यही नहीं करना चाहिए, ठीक है। सार्थक अधिगम को सुगम करने के लिए ये नहीं करना चाहिए, याद करने वाला उसमें चीजें ना हो। आगे 21 नंबर, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, आप उनको कह रहे हैं नालायक है, तुम पढ़ नहीं सकता, दत्त, उसको ऐसे डांट डूट रहे हैं या उसको पीट दे रहे हैं, तो ये हुआ शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड। ये आपको नहीं देना। या अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं तो उनका क्या नुकसान हो रहा है, या आप उनको क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, क्या आप उसके छवि की सुरक्षा कर रहे हैं? तो ऐसा तो है नहीं भैया, आप उसको तो डांट डूट रहे हैं, तो ये गड़बड़ काम है, ये तो नहीं होगा। उनके अंकों में सुधार करना, ये भी नहीं हो सकता। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये सही है। जैसे मान लीजिए अगर उसने आपने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि ये ठोस है, ये द्रव है, गैस है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया है कि सर ये पानी को ही द्रव क्यों कहते हैं, पानी को ठोस क्यों नहीं कहते? आप उसको कह पागल है कह रहे, हिस्ट्री बदलेगा, बट साइंस बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो ठोस है वो ठोस है, जो द्रव है द्रव। तो अगली बार वो क्वेश्चन पूछने से पहले हमें हमेशा यही सोचेगा कि यार हमको तो कुछ आता नहीं है, हम पूछेंगे तो सर हमको डांटेंगे। तो मतलब उसकी जो चीज़ें हैं, उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको दूर नहीं कर पाएगा, या आपसे पूछेगा नहीं, मतलब अपनी बात को अंदर दबा लेगा, अपनी अवधारणा को दबा लेगा। तो यही होता है, अगर आप उसको शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप से दंड कर देते हैं या उसको डांटते डपटते हैं, तो अपनी धीरे धीरे बातों को दबाने लगेगा। इट मीन्स अपनी अवधारणा को नष्ट करने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं,
अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। हाँ, ये प्रश्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, जैसे एक टीचर आई, उसमें लिखा, उन्होंने कहा कि देखो सभापति हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सभाध्यक्ष। वो क्या कह रही हैं? अच्छा, आप खुद बताइए, सभापति क्या लग रहा है आपको? सभापति महिला के लिए है कि पुरुष के लिए है? तो आप खुद बताएंगे कि सभापति मतलब पुरुष के लिए है। तो इसका मतलब ये एक तरह से जो हमारा जेंडर है उसको बढ़ावा दे रहा है। आप कह लीजिए कि लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन शिक्षिका ने क्या किया? सभापति को हटा के सभाध्यक्ष लिख दिया। अब अगर सभाध्यक्ष लिखा है तो सभाध्यक्ष कोई भी हो सकता है, महिला भी पुरुष भी। तो उन्होंने क्या किया? वो क्या करें, देखिए, भाषा पर अधिकार कर रही हैं या भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, ये कर रही हैं। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया है या उन्होंने ऐसी चीज़ें लिख दी जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे, या उन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए समान कर दिया। देखो भाई, लड़के भी सभाध्यक्ष हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती हैं, लेकिन सभापति का मतलब ये है कि वो लड़के ही होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा सभाध्यक्ष। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लोकसभा अध्यक्ष में लेडीज़ भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कर रही हैं? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये गलत बात है। लैंगिक पूर्वाग्रह से मतलब ये होता है कि वो सभाध्यक्ष को सभापति लिख देती, उल्टा लिख देती, तब हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? भाई देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, ये हमको समझना है। अब अगर आपको याद होगा सतत व्यापक मूल्यांकन हम करते किस लिए हैं, अब आपको दिमाग में आएगा भैया बच्चों के लिए आवश्यक है। अरे बिल्कुल बच्चों के लिए आवश्यक है, लेकिन पॉइंट देखिए ना कि आपसे पूछ क्या रहा है। पहला, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, नहीं, गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना हटाइए, गलत है, तुलना तो करना ही नहीं है। अगला, यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वो सुधारा, ये सही है। बस अब आपको अगला देखना ही नहीं है। यह समझने के लिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया गया है, साथ ही साथ उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस मतलब कि कम्प्रीहेंसिव और कंटिन्यूअस आपकी जो इवेल्यूएशन है वो होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखिए आगे, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? मतलब किस अवस्था में बच्चे नैतिक रूप से डेवलपमेंट नहीं होते, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का पैर छूना कोई मतलब नहीं होता। अब आप तो समझ ही गए होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अपने पापा के ऊपर सुसु कर देंगे, दादाजी को थपड़िया देंगे, मम्मी का कान नोच लेंगे, उनकी बाली नोच लेंगे, उनका बाल खींच लेंगे, तो उनको अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब सामने कौन है। वही अगर हम आप करें, थपड़िया दिए जाएंगे, 2 थपड़ा लग जाएगा। तो बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर नैतिकता का भाव बिल्कुल नहीं होता। और ये कोहेलबर्ग का पहला लेवल है। उन्होंने 3 लेवल बताया था। पहले लेवल में बिल्कुल छोटे बच्चे, दूसरे लेवल में आते हैं बाल्यावस्था वाले बच्चे, और तीसरे लेवल में थोड़े बड़े बच्चे। तो पहले स्तर के बच्चों में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती। सेकंड वाले में नैतिकता होती है, और थर्ड वाले में नैतिकता होती है, बट वो उसी चीज़ को मानते हैं जो उनको सही लगता है, या वो बदलने का प्रयास करते हैं। अगला है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण प्रतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बस अब आप निगेटिव ढूंढिए। सही नहीं है, निगेटिव जहां मिला काम हो जाएगा। देखिए, पहला, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्यों भैया, क्यों क्यों क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रगतिशील मॉडल में ऐसा तो कहा ही नहीं गया है कि बच्चे जो उनको बताया गया वो उसको मान लें, चाहे उनके लेवल का हो चाहे मत हो। तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, ये तो गलत बात है, सामाजिकरण में ये होना ही नहीं चाहिए। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव खोजना था, नेगेटिव हमको मिल गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी सेकंड को देखें, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो होना ही चाहिए। सामाजिकरण में सामाजिक नियमों का अधिकरण है, ये भी सही है। समूह कार्य में सामाजिक सक्रिय सहभागिता, सामाजिक कौशलों को सीखना, ये भी सही है। ये तो तीनों सही है, लेकिन हमको खोजना वो था जो नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 26वां प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, ठीक है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। अच्छा,
इस मार्गदर्शन को आप क्या कहते हैं? देखिए, उसमें ये देखा गया कि भाई देखो, एक अध्यापिका है, वो मतलब कि एक बच्ची है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, लेकिन किसी की हेल्प में धीरे-धीरे वो काम कर ले रही है। तो यही हमारा क्या होता है? यही तो हमारा सहायता होता है। जैसे सिंपल बात समझिए, कोई बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है, अगर उसको बैसाखी मिल गई तो चलने लगता है, तो बैसाखी उसका क्या हो गया? सहारा हो गया, या इसको पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा, या स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहारा देना, ठीक है? जो उसके साथी है, उसका जो साथ का है, उसको आप सहारा दे देंगे तो धीरे-धीरे वो सीख जाएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? अच्छा, मतलब कि शुरू-शुरू में जब बाल्यावस्था उनकी स्टार्ट होती है, उस समय कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उनकी भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं या करते हैं? आप बताइए। मैंने आपको बार-बार समझाया था, जब बच्चा छोटा होता है, अपने परिवार से सीखता है। तो इसमें ऑप्शन खोजिए कहाँ परिवार है। अध्यापक साथी, जब बच्चा स्कूल में आता है तब, साथी ये भी स्कूल में, माता-पिता एवं भाई-बहन, यही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता-पिता एवं भाई-बहन। शुरू-शुरू में यही पेयर ऐसा होता है जो बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था, आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो 3 से 6 वर्ष तक चलती है, ठीक है? तो इस अवस्था में बच्चा अभी स्कूल नहीं गया है, क्योंकि इस जनरली बच्चा स्कूल जाता है 6 साल पे, लेकिन अब जब से बाल वाटिका आ गया है वो 3 साल जाने लगा है। लेकिन प्रारंभिक बाल अवस्था की शुरुआत में ही अगर आप कहेंगे तो माता पिता और भाई बहनों का, या अल्टीमेटली कहें तो परिवार का योगदान ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए वही अगला आ गया, परिवर्ती बाल्यावस्था। अब देखिए परिवर्ती बाल्यावस्था क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। अगर आप जैसे जो मैथ के होंगे वो जानते होंगे, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले का, और परिवर्ती मतलब बाद वाला। तो पूर्ववर्ती कहता है यानी कि बाल्यावस्था के पहले का समय, जो मैंने आपको अभी बताया 3 से 6। लेकिन ये परवर्ती की बात कर रहा है। अगर परवर्ती की बात कह रहा है तो परवर्ती मतलब होता है बाद वाला, यानी कि 6 से 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 11, क्योंकि बाल अवस्था की बात का है। 11 वर्ष के बाद हमारा किशोरावस्था स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 29 नंबर है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किसका विषय है? अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। आर्जव कह रहा है देखो भाई ऐसा है, भाषा विकास जो होता है वो व्यक्ति के नैतिकता को प्रभावित करता है। सोनाली कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, जिस वातावरण में हम रहते हैं हम वैसा सीखते हैं। अब इन दोनों के बीच ये बहस जो है वो किस हिसाब का है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। आर्जव बोल रहा है अगर आप भाषा सीख रहे हैं, जिस हिसाब से भाषा आप सीखेंगे उसी हिसाब से आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन सोनाली कह रही नहीं नहीं नहीं, जब वातावरण के अनुसार आप सीखते हैं तो ये किस प्रकार का विवाद होगा? स्थिरता और अस्थिरता का बहस, ये तो होगा नहीं। इसमें स्थिरता कहाँ से आ गया? गलत बात है। सतत और असतत अधिगम, ये भी गलत बात है। क्या एक कन्फर्म में होगा? हमेशा लगातार होता रहेगा? ऐसा तो है नहीं। प्रकृति और पालन पोषण, ये हो सकता है। देखिए कैसे? प्रकृति मतलब ये है कि अगर हम भाषा सीखते हैं उसी हिसाब से हमारा नैतिकता का विकास होता है, ये प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं सही भी होता है। और पालन पोषण की बात करें तो सोनाली कह रही है कि देखो भैया, जिस परिवार में जैसे अगर कोई अवधि में है तो वो अवधि सीखेगा पहले, कोई भोजपुरी में है तो भोजपुरी सीखेगा, कोई हिंदी में तो हिंदी सीखेगा, कोई अंग्रेज है तो अंग्रेजी सीखेगा। तो सोनाली का भी कहना सही है और आर्जव का भी कहना सही है। जैसे मान लीजिए आप भोजपुरी सीखे हैं, लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं तो उस वातावरण में जाते ही जैसे वहाँ जाएंगे, तो अब आप विदेश में जाने से पहले आप अपने आप को तैयार करके तब जाएँगे कि हमको सीख के तभी जाना है, वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। अच्छा, मतलब उन्हें साफ-सफाई के लिए या स्वच्छता के लिए आपने क्या किया? उनको समिति का अध्यक्ष बना दिया या समिति का सदस्य बना दिया। तो इसका क्या मतलब है या इससे क्या लाभ हो सकता है? पहला, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक, प्रेरणा की सामाजिक। देखिए समाज से संबंधित चीज़ें हैं तो सामाजिक ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने फरवरी 2015 के सीटेट के प्रथम पेपर को देखा और सभी उत्तरों को हमने बनाया। वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आता है और बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए
और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।